101 रक्षा उपकरणों के आयात पर रोक का ऐलान। देशी कंपनियों को मिलेंगे 4 लाख करोड़ के टेंडर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ऐलान। सुदर्शन न्यूज के 15 साल पूरे। सुदर्शन के शौर्य को मिल रही है देश भर से बधाइयां। उत्तराखंड और मध्य प्रदेश के सीएम समेत गणमान्य लोगों ने दी बधाई। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और सुदर्शन की राष्ट्रीय व्याख्यान माला के 15वें वर्ष के पहले आज के व्याख्यान में मैं आपका स्वागत करता हूं। गत 15 वर्षों से सुदर्शन अपनी राष्ट्रीय प्रतिबद्धता के साथ सुदर्शन राष्ट्रीय व्याख्यान माला चला रहा है और ये 15 वर्ष है। टीवी चैनलों पर 30 सेकंड से बड़ी बाइट न दिखाई जाए ऐसी सोच एक तरफ है और किसी भी स्थिति में कोई एपिसोड भी आधे घंटे से बड़ा ना हो, यह भी सोच एक तरफ है। और उसी स्थिति में हमने कहा कि जो सत्य स्वीकार्य और जो ज्ञान है उसकी मिनटों में समय सीमा नहीं बांधी जा सकती और वर्षों से हिंदुस्तान का मार्गदर्शन करने का काम करने वाली व्याख्यान माला जो कि घंटों में चलती है, हम चैनल पर चलाएंगे। पिछले 15 वर्षों से इसको चला रहे हैं और इसकी दर्शक संख्या दिखाती है कि ना केवल लाइव में बल्कि वर्ष भर या वर्षों के बाद भी उन विषयों के रिसर्च के लिए यह कंटेंट उपयोग में आता है। आज पहला दिवस है और सुदर्शन आज 15 वर्ष भी पूरे कर रहा है। देश भर के तमाम विशेषज्ञों ने, विशिष्ट अतिथियों ने, नेताओं ने, विदेश के भी कई नेताओं ने सुदर्शन के इस राष्ट्रवाद के 15 वर्षों के अभियान की जमकर तारीफ की है, शुभकामनाएं दी हैं। मैं सबका आभार व्यक्त करता हूं और आज का व्याख्यान महान चिंतक, विचारक डॉक्टर बजरंगलाल गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। आपका स्वागत है डॉक्टर बजरंगलाल जी। आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता भी हैं और आज हमारे साथ भारतीय सोच के आधार पर पर्यावरण को कैसे हम देखते हैं, क्या देखना चाहिए और यही विश्व का कैसे मार्गदर्शन कर सकता है, इस आधार पर आज का ये व्याख्यान अभी शुरू होने जा रहा है। मैं माननीय बजरंगलाल जी को प्रार्थना करता हूं कि वो अपने व्याख्यान का प्रारंभ करें। सुदर्शन टीवी चैनल के चेयरमैन और बिंदास बोल के बिंदास व्यक्तित्व के धनी और टीवी चैनल में निर्भरता और सत्यता के प्रतीक बन चुके मेरे अत्यंत आत्मीय आदरणीय सुरेश चौहान के जी, मैं सबसे पहले तो इस कार्यक्रम को देख रहे और सुन रहे सुदर्शन टीवी के देश और विदेश में सब लोगों को स्वतंत्रता महोत्सव की हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूँ। और सुदर्शन टीवी ने एक नए प्रकार का प्रकल्प प्रारंभ किया कि ऐसे 7 दिन तक भिन्न भिन्न विषयों पर एक व्याख्यान माला प्रारंभ की। 15 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, इसलिए इस कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए मैं सुदर्शन टीवी के चेयरमैन सुरेश जी और उनके सब साथियों को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। स्वतंत्रता का ये दिवस हमारे अपने देश के स्वत्व और स्वाभिमान का स्मरण कराता है। और आज के दिन मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि वे हम सब के हृदय में ये स्वत्व और स्वाभिमान का भाव अंकुरित करे और हम सब लोग इस प्रकार के भावों को आगे बढ़ाने में और अधिक भूमिका अदा करेंगे, ऐसा संकल्प करें।
आज का एक विशेष प्रकार का अवसर है, संकट का अवसर है, ऐसा लोग बोल रहे हैं। और इस संकट के, इस अवसर के कारणों में भी एक पर्यावरण की उपेक्षा एक कारण है। और इस महामारी के कारण से सारे विश्व की विकास और व्यवस्था के सब प्रतिमान, सब संरचनाएं ध्वस्त हो गई है। इसलिए ये हमको भारतीय जीवन दृष्टि, भारतीय जीवन मूल्यों पर पुनर्विचार, पुनर्मूल्यांकन का एक अच्छा अवसर प्रदान करता है। उसी दृष्टि से आज का ये विषय पर्यावरण की भारतीय दृष्टि पर व्याख्यान देने का मुझे आग्रह किया है। वैसे तो मैं लगातार हर व्याख्यान माला में किसी न किसी विषय को लेकर अपनी बात रखता रहा हूं। ये जो पर्यावरण से संबंधित है, इसके 4 मुख्य आयाम हैं। एक आयाम ये है, प्रकृति के प्रति देखने की दृष्टि क्या रहे और उसका उपयोग करने की पद्धति क्या रहे, ये एक पहला आयाम है। दूसरा आयाम है प्रकृति, पर्यावरण, पुरुष और परमात्मा। यहाँ पुरुष शब्द का प्रयोग कर रहा हूं तो मैं केवल मैस्कुलर अर्थों में नहीं कर रहा। हमारे यहाँ पुरुष एक ऐसा तकनीकी शब्द है जिसमें दोनों प्रकार के लोग शामिल होते हैं, महिला भी शामिल होती है और व्यक्ति भी शामिल होते हैं। तो ऐसा प्रकृति, पर्यावरण, पुरुष और अंततोगत्वा परमात्मा, इन चारों के बीच में कैसा संबंध है, इसके संबंध में आज के समय पर विचार किया जाना चाहिए। आजकल जो पर्यावरण के संबंध में कुछ वर्षों से विचार हो रहा है, दुनिया के लोग, विद्वान विचारक विचार कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि तात्कालिक दृष्टि से विचार हो रहा है और भय और डर में से विचार हो रहा है। समस्याएं खड़ी हो गई, इससे पर्यावरण की चिंता सता रही है। परंतु भारतीय मनीषा ने तो पर्यावरण के संबंध में शाश्वत विचार किया है और विधायक विचार किया है, पॉजिटिव विचार किया है। भय में से नहीं, प्रकृति के प्रति प्रेम में से किया है। और चौथा आयाम है इसकी, ये जो वर्तमान पर्यावरण की समस्या और समाधान, उसमें भूमिका किसकी क्या रहे, उस भूमिका में 3 प्रकार की एजेंसी की महत्वपूर्ण भूमिका है। पहला है सरकार और सरकारी नीतियां, दूसरा समाज और समुदाय, और तीसरा व्यक्तिगत स्तर पर हर एक व्यक्ति। मेरे इस व्याख्यान में मैं इसके एक एक आयाम को लेकर तो समय की सीमा के कारण से चर्चा नहीं करूंगा, पर आप ये पाएंगे कुल मिलाकर मेरी प्रस्तुति में कहीं न कहीं इन चारों आयामों को समावेश किया गया है। पर्यावरण के संबंध में आधुनिक जमाने में जो विचार होता रहा है या हो रहा है वर्तमान में, और प्राचीन भारतीय परंपरा में जो विचार हो रहा है, उसको हम 2 प्रकार के पर्यावरण में विभाजित कर सकते हैं। एक बाहरी पर्यावरण और एक आंतरिक पर्यावरण। वर्तमान में बाहरी पर्यावरण पर बहुत विचार हो रहा है, उसके संबंध में अनेक प्रकार की समाधान के मार्ग भी सुझाए हैं, परंतु भारत ने आंतरिक पर्यावरण पर भी जोर दिया था। मुझे ऐसा लगता है कि हमको बाहरी और आंतरिक पर्यावरण दोनों पर समन्वित विचार करना पड़ेगा, तब शायद ज्यादा अच्छा मार्ग निकलेगा। बाहरी पर्यावरण, बाह्य पर्यावरण किसको कहा जाता है? भूमि, जल, वायु, वनस्पति और जीव जंतुओं के रूप में मनुष्य जीवन के साथ ऊपर एक प्रकार का घेरा है, एक आवरण है, पर्यावरण, यानी चारों तरफ घेरा है। इसी में से पर्यावरण शब्द बना है। आंतरिक पर्यावरण का विचार भारत के मनीषियों ने कहा तो उसको उन्होंने आत्मा का पर्यावरण कहा। ये बाहरी पर्यावरण बाहरी तत्वों से मिलकर बना है और आंतरिक पर्यावरण में आत्मा के पर्यावरण पर जोर दिया गया है। फिर इसी प्रकार से प्रदूषण की समस्या पर विचार किया गया। तो प्रदूषण को वर्तमान
विचारकों ने कैसा कहा, तो उन्होंने उसको इस रूप में परिभाषित किया है, पर्यावरण में जीवन के लिए हानिकारक भौतिक, रासायनिक व जैविक तत्वों की आवश्यकता से अधिक उपस्थिति जब कभी भी हो जाती है, ये सब तत्व चाहिए पर ये प्रोपोर्शनेट बिगड़ गया, तो ये कहा कि ऐसी स्थिति में ये प्रदूषण की समस्या खड़ी हो जाती है। भारतीय दृष्टि के प्रदूषण की थोड़ा आगे चलकर मैं चर्चा करूंगा, पर आजकल पर्यावरण के बाहरी संकट को, प्रदूषण को जिस रूप में बताया जा रहा, अनेक रूप है, विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा, परंतु अनेक रूपों में कौन कौन से। पहला रूप है भूमंडलीय ताप में वृद्धि, अर्थात धरती की तपन बढ़ रही है और तपन बढ़ने के कारण से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र जल के स्तर के बढ़ने का खतरा बढ़ गया है, तो ये पहले प्रकार का संकट है। दूसरे प्रकार के संकट में बताया जा रहा, ओजोन परत धीरे धीरे पतली पड़ रही है। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें मनुष्य जीवन को और वनस्पतियों को नष्ट न कर दे, इसलिए परमात्मा ने इनके बीच में एक ओजोन परत का निर्माण किया है, परंतु हमारी अपनी गलतियों के कारण से और कुल मिलाकर धीरे धीरे ये ओजोन परत पतली पड़ रही है। अगर ये ज्यादा पतली पड़ गई तो ऐसा संकट है, जीवन का अस्तित्व ही संकट में पड़ जाएगा। और तीसरा प्रकार जो बताया जा रहा है वो अम्ल वर्षा है। आजकल हम देखते हैं कि पानी की बरसात के साथ साथ एसिड बन रहा है, एसिड बरस रहा है। एसिड का असर जीव जंतुओं को भी नुकसान पहुंचाने वाला होता है, मनुष्यों को भी नुकसान, और वनस्पतियां तो समाप्त हो जाती है। तो एक प्रकार ये है। और चौथा प्रकार है वनों की कटाई। वन तो लगभग समाप्त होते चले जा रहे हैं। जितना किसी भी देश और समाज को स्थिर बनाए रखने के लिए वन संपदा चाहिए, वो धीरे धीरे समाप्त हो रही है। और फिर सागरीय प्रदूषण, सागर प्रदूषित हो रहा है। फिर अंतरिक्ष प्रदूषण शुरू हो गया है। अंतरिक्ष में बहुत सारा मलबा इकट्ठा हो रहा है। पहले हम ये मानते थे आकाश और अंतरिक्ष सबसे स्वच्छ है, वहाँ भी कठिनाई पैदा हो गई। और फिर मिट्टी का प्रदूषण, जल का प्रदूषण, वायु का प्रदूषण, ध्वनि का प्रदूषण, इस सबको हम लोग जानते हैं। ये सब प्रदूषण के भिन्न भिन्न रूप है। भारत में कैसा सोचा गया प्रदूषण के बारे में, तो वैसे तो भारतीय शास्त्रों में अनेक मनुष्यों ने इस पर विचार किया है, पर बहुत ही सटीक विचार मुझे महर्षि चरक की चरक संहिता में मिला। वहाँ उन्होंने प्रदूषण शब्द प्रयोग नहीं किया, उन्होंने इसके लिए शब्द प्रयोग किया विकृति और विषम स्थिति। ये विकृति और विषम स्थिति को ही आज की भाषा में प्रदूषण कहते हैं। और उसका मुख्य कारणों में उन्होंने कहा ऐसा मानसिक और बौद्धिक कुत्साओं के कारण से होता है। कुत्सा शब्द लोभ को कहते हैं, लालच को कहते हैं, गलत व्यवहार को कहते हैं। आपकी लालसा आवश्यकता से अधिक खड़ी हो जाती है और दूसरे प्रकार से दृष्टि विकृत हो जाती है। तो बौद्धिक दृष्टि से वो मानसिक दृष्टि से भी ऐसी कुत्साएं जब बढ़ जाती है तो उसके कारण से और ये स्थिति विकृति और विषम स्थिति की आ जाती है। और आगे चल करके उन्होंने इसको समझाया। उन्होंने कहा पुरुष और लोक पुरुष दो होते हैं, और पुरुष और लोक पुरुष ब्रह्मांडीय शरीर को कहा, ब्रह्मांड को कहा उन्होंने। दोनों ही 6 धातुओं से मिलकर बना है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश और अव्यक्त ब्रह्म, ये भारतीय चिंतन में ये अव्यक्त ब्रह्म का वर्णन मिलता है। ये 6 धातुएं मिलकर के पुरुष को भी यानी पीपल को, मैनकाइंड को भी बनाती है और ब्रह्मांडीय शरीर को भी बताती है। कठिनाई कब आ जाती है, महर्षि चरक कहते हैं इन 6 धातुओं का जब अनुपात बिगड़ जाता है, अनुपात बिगड़ जाने पर पुरुष बीमार हो जाता है, रोगग्रस्त हो जाता है और ब्रह्मांडीय शरीर में विकृति और विषम स्थिति, आज की भाषा में प्रदूषण पैदा हो जाता है। फिर आगे चल कर के वो कहते हैं ये अनुपात बिगड़ने का अर्थ क्या है, ये विषम स्थिति और विकृति क्यों आती है, उसको भी उन्होंने आगे समझाया
तीन मुख्य रूप से तत्व बताए उन्होंने इसके, काल, अर्थ और कर्म। काल का अर्थ है सर्दी, गर्मी, वर्षा आदि ऋतुएं, इसको उन्होंने काल कहा। और अर्थ का मतलब है शब्द, स्पर्श, रस, गंध, ये जो इंद्रिय के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले तत्व है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनका अनुपात बिगड़ जाता है, इसमें भी कठिनाई आती है। और फिर कर्म का, कर्म उन्होंने तीन प्रकार का बताया, कायिक, मानसिक, वाचिक। यानी हम अपने शरीर से जो कर्म करते हैं वो है, मानसिक मेंटल कर्म जो करते हैं वो है, और वाचिक वाणी के द्वारा करते हैं। उन्होंने कहा कि इनमें जो स्थिति ऐसी बन जाती है कि या तो अतियोग हो जाता है, या अयोग हो जाता है, या मिथ्या योग। बहुत टेक्निकल शब्दों का बहुत ही गूढ़ रहस्य में प्रयोग किया है। मतलब वर्षा अधिक हो जाए तो पर्यावरण बिगड़ जाएगा, वर्षा न हो, अयोग हो जाए तो अकाल पड़ जाएगा। तो अति योग भी ठीक नहीं है और अयोग भी ठीक नहीं है। ऐसा ही शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध की बात है। रूप, रस, गंध पर इंद्रिया बहुत ज्यादा मोहित हो गई तब भी परेशानी पैदा होती है, और उसका कहीं रसास्वादन ही नहीं किया, रूप, रस, गंध वो इंद्रियों को लगता ही नहीं है, तो संकट। कोरोना के बारे में ये आजकल बोला जा रहा है ना, उसके लक्षणों में एक रस ये है, कोरोना के मरीज को कहीं स्मेल ही नहीं आती, गंध ही नहीं आती, उसका गंध की क्षमता ही समाप्त हो गई है। तो उन्होंने कहा कि इसमें भी अयोग हो गया है। और कर्म, हम जो शरीर से काम करते हैं, मन से काम करते हैं और वाणी से काम करते हैं, ये या तो बहुत ज्यादा करने लग जाए तो भी शरीर जवाब देना शुरू कर देगा, मेंटल डिप्रेशन आ जाएगा, मेंटल प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। या बिल्कुल ही काम ना करे तो निठल्ले हो जाएंगे, शरीर अकड़ जाएगा, मन और बुद्धि काम नहीं करेगी। तो ऐसा उन्होंने कहा कि इन तीनों चीजों में तीन प्रकार का शब्द प्रयोग किया उन्होंने, या तो अति योग आ जाए या अयोग आ जाए। मिथ्या योग का मतलब है डिस्प्रपोर्शनेट हो जाए, हर एक चीज का परमात्मा ने एक प्रोपोर्शन बना है, प्रोपोर्शन बिगाड़ लिया तब भी ये विकृति की स्थिति खड़ी हो जाएगी। फिर आगे वर्णन करते हैं आंतरिक प्रदूषण के बारे में। आंतरिक प्रदूषण के बारे में महर्षि चरक समझाते हैं, उसका कारण है धी, धृति और स्मृति में विकार उत्पन्न हो जाना। धी बुद्धि को कहते हैं, बुद्धि बिगड़ गई, बुद्धि का विकार उत्पन्न हो गया तो आपके द्वारा अनेक प्रकार के उत्पात होंगे ना। फिर आप वृक्षों की कटाई करेंगे, गंदगी फैलाएंगे, अनेक ऐसी चीजों का प्रयोग करेंगे जो प्रदूषण बढ़ाने में योगदान देती है, क्योंकि धी खराब होगी, उसमें विकार उत्पन्न हो गया। धृति कहा, धैर्य को कहा, संकल्प को कहा। आपने आज तय किया कि हम ठीक प्रकार से व्यवहार करेंगे गलत चीजों का, और कल को जाकर करके बदल लिया विचार, तो धैर्य न रहने के कारण से भी ये आंतरिक प्रदूषण की समस्या। और स्मृति, याद ही नहीं रहा, स्मृति बिगड़ गई। जो गीता का संवाद आता है उसमें अर्जुन अपनी स्थिति का वर्णन करते समय स्मृति विभ्रंशांत, स्मृति का विभ्रंश होने से बुद्धि नाश हो जाती है, और बुद्धि नाश होने से पराभव को प्राप्त होता है। तो कृष्ण ने उनको स्मृति कारण, तुम कौन हो, किस काम के लिए पैदा हुए, तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारा कर्तव्य क्या है, वही याद दिलाने का काम किया। इसलिए हमारे यहाँ पर ये कहा गया कि ये आंतरिक प्रदूषण के मुख्य कारण भारतीय दृष्टि से ये। अब थोड़ा सा विवेचन में पर्यावरण के समय पर संबंध में कुल मिलाकर भारतीय दर्शन, दृष्टि और व्यवहार कैसा है, इसको जरा ठीक से समझ लिया हमने, और उस प्रकार से अगर पर्यावरण की समस्या को एड्रेस कर लिया तो यह संकट खड़ा नहीं होगा, यह कम हो जाएगा। पहली बात जिस पर बहुत जोर दिया हमारे मनीषियों ने, सारा खेल विश्व दृष्टि का है।
जिसको अंग्रेजी में वर्ल्ड व्यू कहते हैं। आप सृष्टि को और समाज को किस निगाह से देखते हैं? तो वर्तमान में दुर्भाग्य से ऐसा हो गया है, वो दृष्टि ही बिगड़ गई और इस विश्व दृष्टि को कहा जाता है खंडित यांत्रिक विश्व दृष्टि, फ्रेगमेंटेड मैकेनिस्टिक वर्ल्ड व्यू। सृष्टि को हमने कैसा देखा? टुकड़ों टुकड़ों में देखा। सृष्टि को हमने कैसा देखा? मशीन मानकर देखा। तो समाज और सृष्टि के साथ मशीन मारकर व्यवहार करेंगे तो वो तो जड़ के साथ किया हुआ व्यवहार हो गया ना। उसमें तो कहीं संवेदना और प्रेम और आत्मीयता का भाव नहीं रहेगा ना। फिर वनों में पेड़ कट रहा है, आपको दर्द थोड़ा ही होगा। नदियां प्रदूषित हो रही है, आपके मन पर उसका कोई असर थोड़ा ही होगा। कचरा फैलता जा रहा है, उसके कारण से आपको टीस थोड़ी पैदा होगी। इसलिए विश्व दृष्टि को बदलना, ये काम करना पड़ेगा, ऐसा हमारे मनीषी कहते हैं। कैसी विश्व दृष्टि चाहिए? उसको हम लोग ऐसा बोलते हैं समग्र समन्वित एकात्म विश्व दृष्टि। अंग्रेजी में उसको ऐसा कहेंगे इंटीग्रेटेड होलिस्टिक इंटीग्रल वर्ल्ड व्यू। ये संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण चराचर जगत एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, गुथा हुआ, अलग नहीं है। इसीलिए तो हमारे शास्त्रों में कहा ना, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यत ब्रह्मांडे तत् पिंडे। उसको सरल भाषा में कहा, बीज में वृक्ष है, वृक्ष में बीज है। सब एक ही तत्व के साथ जुड़े हुए, ऑर्गेनिक रिलेशनशिप है। पहले लोग हमारी इस मान्यता पर मजाक उड़ाते थे, कैसे लोग हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? सब ब्रह्म से ही बना है, जड़ चेतन तत्व, ये हो ही नहीं सकता। पर अब धीरे धीरे विज्ञान की जो नवीनतम खोजें हो रही है, अभी फिजिक्स में कुछ वर्षों पहले जो नवीनतम खोज हुई है, उस पर से वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंचे, इस सृष्टि की रचना एक पार्टिकल से हुई है। उस पार्टिकल को उन्होंने बोसोन पार्टिकल कहा, किसी ने उसको गॉड पार्टिकल कहा, हमने उसको ब्रह्म कहा। तो कुल मिलाकर ये विश्व दृष्टि अगर बदल गई तो फिर कुल मिलाकर एक संवेदना का व्यवहार प्रारंभ हो जाएगा सृष्टि के तमाम जगत के साथ में। तो ये पहला काम भारतीय दृष्टि ने इसके संबंध में बहुत विस्तार के साथ लिखा है और विचार किया है। मुझे ऐसा लगता है कि वर्तमान समय में इस पर्यावरण पर विचार करते समय इस विश्व दृष्टि को बदलना, ये पहला काम करना पड़ेगा। दूसरा काम, हमारे यहाँ प्रकृति चक्र की चर्चा है। 3 प्रकार के शब्दों का प्रयोग है, तीनों अन्योन्याश्रित है, पर्यायवाची है। प्रकृति चक्र है, सृष्टि चक्र है, यज्ञ चक्र। ये सर्कल में चलता है, प्रकृति का चक्र चलता है, सृष्टि का चक्र चलता है, सृष्टि का निर्माण होता है, विनाश होता है। ऐसे प्रकृति में अनेक चीजें उगती हैं, बढ़ती है, कुछ समय के बाद में तिरोधान हो जाता, फिर नई चीजें खड़ी हो जाती। ये क्रम चलते रहना चाहिए, ये क्रम नहीं टूटना चाहिए। ये जो मैंने पर्यावरण का वर्णन करते समय बताया कि जो प्रकृति के विभिन्न अवयव है, भूमि, जल, वायु, अग्नि, आकाश वगैरह, ये कुल मिलाकर आज की भाषा में उसको जैविक परिवार कहते हैं। ये परिवार की तरह है, जैविक परिवार है। ये परिवार हमारा बना रहना चाहिए। परिवार में विछोर विद्रोह न हो, परिवार न टूटे, जैविक परिवार, इसकी चर्चा करना पड़ेगा। ये जैविक परिवार बना रहेगा तो जीवन धारण प्रणाली, लाइफ सपोर्ट सिस्टम, ये ठीक प्रकार से चलता रहेगा और कोई भी संकट इस सारे में से नहीं आएगा। ऐसा माना गया है कि जितने भी प्रकार के जीव जंतु है, जितने प्रकार के पेड़ पौधे हैं, वनस्पतियां हैं, मनुष्यों के भिन्न भिन्न प्रकार है, ये सब मिलकर के और एक इंटर रिलेटेड है, अंतर संबंधित है, परस्परावलंबित है और इनका एक इंटर कनेक्टेड यूनिफाइड लाइफ सपोर्ट सिस्टम चलता है। अगर प्रकृति चक्र, यज्ञ चक्र टूट गया तो ये लाइफ सपोर्ट सिस्टम भंग हो जाएगा, उसी के कारण से संकट पैदा होगा। जो आज
कोरोना का संकट पैदा हो गया और अनेक तरह का वायरस फैल गया, तो वास्तव में इस चक्र को हमने नष्ट कर दिया। इसके कारण से ये सब हुआ है। इसको फिर से बनाए रखे, इसको चलाए रखे, इसको हमारे यहाँ पर कहा गया। आज का विज्ञान मानता है कि पृथ्वी में लगभग 1 करोड़ के करीब स्पेसीज है, प्रजातियां हैं, और हमारे शास्त्रों में 84 लाख योनियों की बात की, लगभग बराबर। ये जो 1 करोड़ प्रजातियां भी सब ज्ञात नहीं है। लगभग 1 करोड़ प्रजातियों में से इस समय पर जो ज्ञात हमको हो सकी है वो 15-20 लाख ज्ञात हो सकी है। पर एक विशेष गुण ध्यान में आता है, किसी भी एक प्रजाति का आनुवंशिक सूत्र दूसरी प्रजाति से नहीं मिलता है। देखिए कैसे परमात्मा की रचना है। 1 करोड़ के करीब प्रजाति बनाई, पर एक आनुवंशिक सूत्र दूसरे से नहीं मिलता है, और इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, इन सब प्रजातियों की रक्षा करनी चाहिए। हर एक प्रजाति में से बायोकेमिकल निकलता है, वो बायोकेमिकल किसी दूसरी प्रजाति के जीवन को बनाए रखने के लिए, चलाए रखने के लिए काम आता है। तो इस प्रकार से इसकी रक्षा होनी चाहिए। इसको आज की भाषा में जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ये प्रजातियों की रक्षा करना ये बहुत आवश्यक है। भारतीय मनीषा ने इस पर बहुत जोर दिया। तीसरी बात, भारतीय परंपरा में कहा गया, प्रकृति को हम क्या देखें। आजकल के विज्ञान ने तो सभ्यता के चक्कर में प्रकृति को दासी का, मेड सर्वेंट का, चुड़ैल का, ये कहा प्रकृति हमारे उपभोग के लिए बनी है। प्रकृति का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके और अपनी सुख सुविधाओं को, तो इसलिए प्रकृति के साथ बेरहमी का व्यवहार हो रहा है। भारतीय दृष्टि से सहमत नहीं। भारत के लोगों ने कहा प्रकृति के साथ सह अस्तित्व और सामंजस्य का भाव रखना। और प्रकृति को हमने क्या माना, या तो माँ माना या देव माना। हमने कहा ये धरती माता है, ये गंगा माता है, ये गौ माता है, ये तुलसी माता है, ये नाग देवता है, ये पहाड़ देवता है, ये सूर्य देवता है, ये चंद्र देवता है, ये अग्नि देवता है, ये वर्षा देवता है। कुल मिलाकर संपूर्ण प्रकृति को हमने इसी रूप में देखा और समझने का प्रयत्न किया। इसलिए कभी हमारा प्रकृति के साथ संघर्ष नहीं हुआ। प्रकृति को नष्ट करने का प्रयत्न भारतीय परंपरा में और भारतीय व्यवहार में कभी नहीं रहा। और हमारे यहाँ जो चारों वेदों में है, इनकी बड़ी उपासना की गई है। ऋग्वेद के मंत्र अगर हम देखेंगे तो अधिकांश मंत्रों में अग्नि की उपासना है, यानी एनर्जी की उपासना। और यजुर्वेद को अगर हम देखेंगे तो यजुर्वेद ने के मंत्रों में अधिकांश वायु की उपासना है। अथर्ववेद को अगर हम देखेंगे तो अथर्ववेद में ज्यादा उपासना के मंत्र पृथ्वी के, वहां तो एक पृथ्वी सूक्ति है जिसमें 63 मंत्र पढ़ने लायक है। आज के पर्यावरण विदों को वो पृथ्वी सूक्त के 63 मंत्र अवश्य पढ़ना चाहिए। ध्यान में आएगा पृथ्वी की रक्षा के लिए क्या क्या करना चाहिए, वो पृथ्वी क्या देती है। और सामवेद में जल की अर्चना की गई है, जल का संरक्षण, जल का संवर्धन, जल की स्वच्छता, जल का सदुपयोग, जल में विष्ठा नहीं डालना, नदी में स्नान कैसे करना, कैसा पवित्र बनाए रखना, कुएं में कैसा पवित्र, इसका बहुत विस्तार के साथ वर्णन हमारे यहाँ जल की अर्चना में और क्या है। ऐसा ही वर्णन हमको छांदोग्य उपनिषद में भी मिलता, बहुत विस्तार के साथ वर्णन जल का छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। और बहुत विस्तार के साथ छांदोग्य उपनिषद जो ये तमाम चीजों के बारे में बताया गया, हम इसको किस रूप में प्रकृति को देखें। प्रकृति को समझने और देखने के बारे में और हमारे यहाँ बहुत सारे वेदों में, उपनिषदों में हमको मंत्र मिलता है। यजुर्वेद में मुझे इस दृष्टि से बहुत अच्छा मंत्र मिला। प्रकृति को हम कैसे देखें, दृष्टि क्या रहे हैं प्रकृति की ओर देखें, और प्रकृति हमको कैसा देखे, बहुत सुंदर मंत्र है। वो कहता है यजुर्वेद,
मित्र क्षमा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्, मित्रस्याम चक्षुषा सर्वाणि समीक्षे, मित्र से चक्षुषा समीक्षा महे। ऐसा ये जो अर्थ इसका ये है, पहले पंक्ति का अर्थ है संपूर्ण प्रकृति को मैं मित्र के भांति देखूं, मित्र का नुकसान नहीं करते हैं ना, मित्र की तरह देखूं। और दूसरी लाइन में आगे कहा गया मित्र श्याम चक्षुषा सर्वाणि, और सारी प्रकृति भी मुझे मित्र की तरह देखे, मैं भी प्रकृति को मित्र की तरह देखूं, उसी तरह से व्यवहार करूं और वो भी मुझे। और अंत में दोनों का परस्पर संबंध बताया मित्र से चक्षुषा, हम एक दूसरे को मित्र की भांति देखें। तो प्रकृति के प्रति देखने का इतना सुंदर वर्णन हमारे यहाँ मिलता है। रामचरितमानस में भी बहुत सुंदर एक चौपाई तुलसीदास जी ने इस संबंध में कही है। जड़ चेतन जग जीव जन सकल राममय जान, बंदऊ सकल पद कमल सदा जोरी जुग पानी। यानी प्रकृति के भिन्न भिन्न अवयवों को गिना उन्होंने, जड़ भी चेतन भी। जड़ को अलग नहीं कहा हमने, जड़ भी चेतन भी जग भी, यानी संपूर्ण संसार भी, जीव भी और जल, इसको किस रूप में देखा? सकल, इन सबको मैं राममय देख रहा हूँ, यानी ब्रह्म के स्वरूप में देख रहा हूँ, देव के स्वरूप में देख रहा हूँ। और इन सबको भगवान राम के पद कमल मान करके मैं इनकी अर्चना कर रहा हूँ, इनकी पूजा कर रहा हूँ। इतना सुंदर और इतना सटीक विचार हमारे यहाँ के मनीषियों ने इसके प्रकृति के संबंध में किया है उन्होंने। और कुल मिलाकर देखेंगे तो भारत का तो संपूर्ण चिंतन और व्यवहार प्रकृति का प्रेम ही, प्रकृति प्रेम ही रहा ना। हमारे व्रत त्योहार देखिए, कोई वट सावित्री आती है, कोई आंवला नवमी आती है, मैं विस्तार में नहीं जाता हूँ, परंतु अपने तमाम व्रत त्योहार देखोगे तो किसी न किसी पेड़ पौधे के साथ, किसी न किसी जीव जंतु को, नाग पंचमी में नाग की पूजा करते हैं, नाग भी चाहिए। हम लोगों ने कभी किसी को ऐसा नहीं माना है। तो कुल मिलाकर हमारे व्रत त्योहार कहीं न कहीं इसके साथ जुड़े हुए हैं। त्योहारों में हम कदली का वृक्ष लाते हैं बंदरवार में, और या तो हम तुलसी के पत्तों की बंदरवार बनाते हैं या पीपल के पत्तों की बंदरवार बनाते हैं। तो कुल मिलाकर हमारे संपूर्ण जीवन के व्यवहार में प्रकृति समाविष्ट है, समाई हुई है प्रकृति उसमें से। हमारे देवताओं के वाहन देखिए, किसी न किसी पशु पक्षी पर वाहन है। हमारे भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ है, शंकर का वाहन नंदी है, सरस्वती का वाहन और हंस है, और हमारे गणेश जी का वाहन चूहा है, लक्ष्मी का वाहन उल्लू है। तो कुल मिलाकर एक संकेत है कि हम देवता की पूजा करने के साथ साथ वाहनों की भी पूजा करते हैं, अर्थात उसकी जीव जंतुओं की और पेड़ पौधों की पूजा करते हैं। तो कुल मिलाकर हमारे यहाँ प्रकृति के संबंध में इस प्रकार का दृष्टिकोण हमने रहा। और चौथी बात जो पर्यावरण की दृष्टि में से हमारा महत्व की बात है, उपभोग शैली और जीवन शैली। आजकल पर्यावरण नष्ट क्यों हुआ, प्रदूषण क्यों फैल रहा? हमारे कारण से फैल रहा। हम लोग भोगवादी हो गए, अनावश्यक चीजों का उपभोग करते चले जा रहे हैं, और हमारी सुख सुविधाओं के लिए पेड़ पौधों को नष्ट कर रहे हैं, ये जीव जंतुओं को मान रहे हैं। एक स्टडी ऐसी आई है, जितने सौंदर्य प्रसाधनों का प्रयोग करते हैं, सौंदर्य प्रसाधन में किसी भी जीव जंतु की या तो हड्डी या मांस मज्जा का प्रयोग होता है। तो कैसे सौंदर्य प्रसाधन है? मन के सौंदर्य के बजाय तन के सौंदर्य के लिए, और इस प्रकार से हम प्रयोग कर रहे हैं। तो इसको बदलना पड़ेगा। आवश्यकता से अधिक उपभोग करने का मतलब है हम प्रकृति से आवश्यकता से अधिक ले रहे हैं, उसको दे कम रहे, तो प्रकृति तो नष्ट होगी ना। हम लोगों ने अपनी सुख सुविधा के लिए जिस प्रकार के फर्नीचर का प्रयोग करते हैं, फोम के गद्दों का प्रयोग करते हैं,
हमारे घरों में, सबके घरों में फ्रिज है, ये सब प्रदूषण फैला रहे हैं। वाहनों का जैसा प्रयोग करते हैं, ये सब प्रदूषण फैला रहे हैं कुल मिला करके। तो जीवन शैली को बदलना पड़ेगा। आज जो बहुत बड़ा कचरा इकट्ठा हो गया है, हमारी भोगवादी जीवन शैली के पहाड़ बन रहे हैं ना। हम लोग दिल्ली में करनाल बाईपास चल जाए तो बाईं तरफ इतना ढेर कचरे का मिलता है, और ऐसा कचरे का ढेर एक जगह नहीं है, अनेक जगहों पर ढेर है। और दुनिया के तथाकथित संपन्न देशों में तो कचरों के इतने ढेर इकट्ठा हो गए हैं जिसकी कोई तुलना नहीं है। तो उसका विचार करना पड़ेगा ना अपने को। ये धरती माता कैसे वजन करेगी? हमारे यहाँ कथा आती है ना, राक्षसों के अत्याचार के कारण से धरती माता देवताओं को साथ लेकर भगवान विष्णु को मिलने गई कि भगवान, मुझे इन राक्षसों का वजन नहीं सहा जा रहा। राक्षसों के वजन नहीं सहा जा रहे का क्या अर्थ था? राक्षस करते क्या थे? पेड़ पौधों को नष्ट करते थे, जीव जंतुओं को नष्ट करते थे, अनेक लोगों को मारकर हड्डियां डाल देते थे, मज्जा डाल देते थे। तो धरती की एक सिंकिंग कैपेसिटी होती है, आज की भाषा में उसको प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। तो उस जमाने में धरती ने कहा मैं इनका वजन यानी हजम करने की शक्ति खत्म हो गई, तो भगवान का अवतार होता था और राक्षसों के प्रदूषण फैलाने वाले अत्याचारों से रक्षा होती थी। आजकल नए प्रकार का संकट वैसा ही पैदा हो गया। धरती की इस कचरे को हजम करने की शक्ति समाप्त हो रही है, नदियां प्रदूषित हो रही है, हमारी गंगा यमुना, उन पर अनेक तरह के काम हो रहे हैं, तो भी प्रदूषण तो समाप्त नहीं हो रहा, प्रदूषण बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? हम लोगों ने इंडस्ट्रियल वेस्ट नदियों में डाल दिया, हम लोगों ने घरों का वेस्ट पानी में डाल दिया, और केवल अर्चना करते हैं, पूजा करते हैं, पर वेस्ट तो डाल रहे हैं। तो नदी प्रदूषित हो गई है। इसलिए हमको इस भोगवादी जीवन शैली को बदलकर सीमित, संयमित, सदाचारी उपभोग शैली और जीवन शैली आना पड़ रही है। टेक्निक, टेक्नोलॉजी, उत्पादन तंत्र, विकास का तौर तरीका भी बदलना पड़ेगा। प्रकृति का शोषण पर आधारित नहीं, प्रकृति के दोहन पर आधारित विकास का मॉडल लाना पड़ेगा, उत्पादन तंत्र लाना पड़ेगा, तब करेंगे। और फिर आजकल जैविक खेती की बात फिर होने लगी है ना। हम लोगों ने केमिकल फर्टिलाइजर के द्वारा सब नष्ट कर दिया, फिर से उसको बदलकर जैविक खेती को लाना पड़ेगा। और हमको जल की शुद्धता पर और जल के प्रयोग पर, जल को कैसे बचत करें, अनावश्यक जल का प्रयोग कर रहे हैं, तो जल को मर्यादित ढंग से प्रयोग करने पर जोर देंगे, वृक्षारोपण देंगे, तुलसी के प्रयोग पर जोर देंगे, जितनी आवश्यकता उतना ही लेना। ऐसा एक वर्णन रामायण में लक्ष्मण को जो मूर्छित हो गए तो हनुमान जी संजीवनी बूटी का पहाड़ उठा कर लिया। वर्णन ऐसा आता है, सुखोन वैद्य उस संजीवनी बूटी के सामने खड़े हुए और प्रार्थना की, हे संजीवनी, मेरा एक पेशेंट बीमार है, मुझे आपके कुछ पत्ते तोड़ने की इजाजत। समूची संजीवनी को नहीं तोड़ा उन्होंने। तो कुल मिलाकर उपभोग की मर्यादा का हम पालन करेंगे तो पर्यावरण की ठीक प्रकार से रक्षा हो सकेगी। मैं यहाँ पर उस समय उसके लिए छोड़ करके उस प्रश्नोत्तर के लिए हमारे सुरेश चौहान जी कह रहे थे, उस प्रश्नोत्तर के लिए भी समय छोड़ना, इसलिए मैं यहीं पर अपने इस व्याख्यान को मर्यादित करते हुए और सुदर्शन टीवी चैनल को धन्यवाद देते हुए अपना व्याख्यान समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय बजरंगलाल जी। कुछ प्रश्न है तो हम आपके द्वारा जिन्होंने प्रश्न भेजा है उनके लिए उत्तर आपसे चाहेंगे। हमारे साथ इस वक्त लाइव में तमाम दर्शक जुड़े हैं, वो आपसे प्रश्न पूछना चाहते हैं। हम दो विंडो में आपसे बात करते हैं। संजय सिंह लखनऊ से पूछ रहे हैं कि तीसरा विश्व युद्ध पानी के लिए होगा ऐसा कहा जाता था, क्या यह स्थिति अभी भी बनी है या इसके उपाय की दिशा में विश्व का नेतृत्व करने वाले लोग किसी समाधान पर पहुंचे हैं? स्थिति तो बन रही है, परंतु डरने का कोई कारण नहीं बनता।
अगर पर्यावरण के और जल के संबंध में भारतीय दृष्टि हमने अपना ली और जल का संचलन, संवर्धन और स्वच्छता को ईमानदारी से पालन करना शुरू कर दिया तो इस विश्व युद्ध को टाला जा सकता है। और अगर हमने नादानी की, हमने उपेक्षा की, तो फिर जो कुछ प्रकृति की इच्छा होगी वैसा होकर रहेगा। जो विश्व का नेतृत्व करने वाले देश है, जो पर्यावरण के सम्मेलनों में समय लगाते हैं, लेकिन आदेश तो छोटे और गरीब देशों पर थोपते हैं। ऐसा है कि जो पर्यावरण को लेकर के ये अर्थ समिट कर रहे हैं बड़े बड़े देश, उसको पृथ्वी सम्मेलन नाम देते हैं, अर्थ सम्मेलन देते हैं, उसमें कोड ऑफ कंडक्ट तैयार करते हैं, पर सबसे ज्यादा दुनिया के प्रदूषण फैलाने वाले और पर्यावरण को नष्ट करने वाले लोग ही उसकी पालना नहीं कर रहे हैं। और दबाव किस पर बढ़ाते हैं? छोटे देशों पर दबाव बढ़ाते हैं। उसके पीछे एक स्ट्रेटेजी है, एक चालाकी है। इन देशों का विकास न हो सके, वो उनका हमेशा पिछलग्गू बने रहे, इसलिए दुनिया के छोटे देशों को इकट्ठा होकर के उन पर दबाव बनाना चाहिए कि वो पहले अपने इस पर्यावरण को नष्ट करने वाली टेक्निक और टेक्नोलॉजी को बदले, तब जाकर हम आएंगे। हम तो पर्यावरण के नष्ट करने में अभी हमारा योगदान तो बहुत थोड़ा है। ज्यादा योगदान तो हुए दुनिया के 20% आबादी के संपन्न तथाकथित संपन्न देश 80% प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके गुलछर्रे उड़ा रहे हैं, तो नष्ट तो वो कर रहे हैं। 60% एनर्जी का प्रयोग 20% लोग कर रहे हैं। हमारे पास छोड़ा ही क्या है? इसलिए आज विश्व को एक नए प्रकार का नेतृत्व चाहिए और मुझे ऐसा लगता है भारत इसमें लीड ले सकता है। पृथ्वी सम्मेलनों में भी भारत की भूमिका प्रारंभ से लेकर अब तक बहुत ही और अत्यंत वंदनीय रही है। सरकार कोई भी रहे, परंतु हमारे यहाँ ये ओम द्यो शांति का मंत्र पहले पृथ्वी सम्मेलन में जब प्रस्तुत किया हमारे प्रतिनिधि ने, तो सब लोग कहने लगे ये तो पर्यावरण की और ग्रंथ है, आपने पहले क्यों नहीं रख दिया? पर रख तो दिया, पालन करने में सर्वाधिक कोताही बरत रहे हैं, तो तथाकथित संपन्न देश बरत रहे हैं, तो दबाव बनाने की आवश्यकता है। बिल्कुल, नेतृत्व तो भारत के हाथ में आना चाहिए। कोरोना में यह भ्रम फैलाया गया कि इससे ओजोन परत भर गई, प्रदूषण समाप्त हो गया, लेकिन क्या विशेषज्ञ ऐसा मानते हैं? रजत मिश्रा लखनऊ से प्रश्न पूछ रहे हैं। क्या प्रश्न स्पष्ट नहीं हुआ? प्रश्न यह था कि कोरोना में यह भ्रम फैलाया गया कि इससे ओजोन परत भर गई है, मतलब इतना समय जिस समय में लोग घरों में रहे, इतने पर्याप्त मतलब मोमेंट नहीं हुई, प्रदूषण नहीं, इतने ही समय में ओजोन भर गया जो हमने कई दशकों से जिसको डैमेज किया था। दोनों तरह की बातें कही जा रही है। ओजोन परत को लेकर के भी कही जा रही है और दिल्ली में यमुना साफ हो गई है। हाँ, दिल्ली में यमुना साफ हो गई ये भी कही जा रही है, पर ये कोई हल थोड़ा ही है, समस्या का स्थायी समाधान थोड़ा ही है। ये तो भय में से उत्पन्न व्यवस्था है। आजकल का जो कुछ भी लोग चर्चा कर रहे हैं, इस प्रकार से घरों में बंद रह करके देश और दुनिया कब तक चलेगी? हमको विचार तो ये करना है देश और दुनिया भी चले, समाज की व्यवस्था भी चले, अर्थव्यवस्था भी चले और हम पर्यावरण का संरक्षण भी कर सके, जल की शुद्धि भी कर सके, ओजोन परत को भी बचाए रख सके। हम अपने कारनामों बिल्कुल, हम अपने कारनामे कम से कम ऐसे ना करें जिससे पर्यावरण के सब बिल्कुल। एक और ये प्रश्न है कि विदेशी, खास करके पश्चिमा वो देश जो विश्व नेतृत्व की बात करते हैं, वो मनुष्य को अपने देश के मनुष्य को तो पर्यावरण का हिस्सा मानते हैं और पर्यावरण पर हावी होने की छूट भी देते हैं, लेकिन भारत जैसे विकसनशील देश के खास करके एशियाई देश की संख्या घटाने के लिए वो विभिन्न प्रकार के षड्यंत्र करते हैं। क्या ये भी पर्यावरण के विरुद्ध खेल नहीं है? शायद बजरंग लाल जी से तकनीकी कारणों से संपर्क
अभी हम दोबारा प्रस्तावित करेंगे। मित्रों, आज आपके सामने पर्यावरण की भारतीय दृष्टि, ये विषय आपके सामने माननीय बजरंग लाल जी रख रहे थे और उन्होंने पूरा विषय आपके सामने रखा, जिसको 360 डिग्री हम कह सकते हैं कि कैसे पर्यावरण की तरफ देखना चाहिए, भारतीय विचार उसमें क्या कहता है और दृष्टि क्या क्या दृष्टिकोण देती है, और ये दृष्टि का विचार उन्होंने हमारे सामने रखा। आप इसके लाइव जो हमारे सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर चल रहा है, उसके कमेंट में प्रश्न लिखिए, हम आपके उसी कमेंट पर ही उत्तर देने का प्रयास करेंगे और हमारा प्रयास रहेगा कि आपके समाधान तक, आपके अंतिम प्रश्न तक हम ये प्रश्नोत्तर का कार्यक्रम भले टीवी पर समाप्त हो लेकिन लाइव प्रसारण में जारी रखें। आज आपके सामने बजरंग लाल जी जुड़े हैं। कल आपके सामने केरला के राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान जी, जो कि एक हिंदू दर्शन के विचारक है, चिंतक है, उनका व्याख्यान होगा। देश के ऐसे ही विशेषज्ञों को हम आपके सामने प्रतिदिन 5 बजे लेकर आएंगे। पहले 6 बजे कार्यक्रम होता था 14 वर्ष, लेकिन अब से हम इसको शाम 5 बजे लेकर आ रहे हैं और उसके बाद हम आपके सामने ये सोशल मीडिया के द्वारा भी इसको पहुंचाएंगे। जैसे मैंने आपको कहा कि हम उन विद्वानों को लेकर आते हैं जिनके पास इस विषय का समूल पूरा की पूरा ज्ञान होता है, वो इसका 360 डिग्री आपके सामने ज्ञान रखते हैं। इस कारण ऐसे व्याख्यान ना केवल एक टीवी शो बल्कि एक रिसर्च के तौर पर भी विश्व के उन लोगों के लिए जिनको ज्ञान की भूख है, एक मार्गदर्शक रिसर्च के रूप में उपयोगी आता है। और इसलिए हम ऐसे व्याख्यानों को आपके सामने लेकर आ रहे हैं और इसी कड़ी में आज बजरंग लाल जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं दोबारा उनसे जुड़ने का प्रयास कर रहा हूं और फिर आपके जो बचे हुए प्रश्न हैं उन प्रश्नों को भी हम उनके सामने लेंगे। मित्रों, सुदर्शन 15 वर्ष पूर्ण कर चुका है। 1.5 दशक का ये समय छोटा समय नहीं है, खास करके तब जब ये प्रतिदिन प्रतिपल संघर्ष और सत्य के साथ खड़े होने का समय हो। लोग तो ज़्यादातर समय झूठ बोलते हैं, व्यावसायिक दृष्टिकोण रखते हैं और कभी कभी सत्य बोलते हैं, वो भी डर से, भय से या पाप के डर से। लेकिन हम सदैव सत्य के साथ खड़े रहकर इन 15 वर्षों में आपके सामने ये सुदर्शन चक्र चला रहे हैं, ये सुदर्शन चैनल चला रहे हैं। हम आशा करते हैं कि आपके आशाओं पर हम खरे उतरे होंगे। फिर भी अगर आपको लगता है कि हमसे कुछ गलती हुई है या कुछ कमियां है या कुछ सुधार की आवश्यकता है, तो आप हमको बताइए। और हमने अच्छा काम किया है तो ऐसा आपको लगता है तो अच्छा काम आप दूसरों को, लोगों को बताइए, जिससे कि ऐसा काम करने वाले लोगों के बारे में भी लोग जाने और ऐसा काम करने की आशा भी लोगों के मनों में जीवित हो। ऐसे में लाइव में काफ़ी लोग आज जुड़े हैं, उनके तमाम प्रश्न हैं, लेकिन पूरा व्याख्यान सही तरीके से गया, लेकिन शायद आखिरी में हम माननीय बजरंग लाल जी से अभी जुड़े नहीं हैं, जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। प्रश्न मेरे पास पूछने वाले अनिल शिंदे जी मुंबई से हैं, रमेश जाधव नागपुर से हैं और भी कई लोग हैं। मैं आशा करता हूं कि उन सब के प्रश्नों के उत्तर लाइव स्ट्रीमिंग के कमेंट में आपको मिलेंगे। मैं माननीय बजरंग लाल जी का आभारी हूं और इस कार्यक्रम को देखने के लोगों के लिए भी आभार व्यक्त करता हूं। माननीय बजरंग लाल जी, कुछ प्रश्न में रह गए थे, जिसमें एक प्रश्न है कि पश्चिमी व्यापारी देश मनुष्य को पर्यावरण का हिस्सा नहीं, पर्यावरण का मालिक मानते हैं अपने देशों के, और आशिया जैसे गरीब देशों के लोगों को ज़्यादा संख्या ना हो, उनकी संख्या घटे, क्योंकि प्रकृति के ऊपर केवल अमीरों का अधिकार है, ऐसा मानकर गरीबों की संख्या घटाने के लिए, डीपॉपुलाइजेशन करने के लिए तमाम षड्यंत्र करते हैं। भारतीय दृष्टिकोण इस पर क्या कहता है? भारतीय दृष्टि बड़ी स्पष्ट है इस संबंध में। भारत, बोलते रहिए आप। मेरी आवाज सुनाई दे रही है क्या? हाँ बिल्कुल, आप बोलते रहिए। नहीं, हाँ, भारतीय दृष्टि बड़ी स्पष्ट है। भारत और भारत जैसे तमाम देशों को ये पश्चिमी देशों के षड्यंत्र को 2 प्रकार से समझना होगा। पहली बात, वो अपनी बहबूदी, तरक्की, संपन्नता, अय्याशी को बनाए रखने के लिए तरह तरह के कॉन्सेप्ट गढ़ करके हमारे नीति निर्माताओं के
हमारे एकेडमिशियंस के सामने फेंक देते हैं और हम उनका दास बन जाते हैं अपने। मैंने इसलिए आपके चैनल में प्रारंभ ही यहाँ से किया कि स्वतंत्रता दिवस हमको स्वत्व और स्वाभिमान की संकल्प दे। आज के समय में भारतीय मनीषा के पास में इतना अथाह भंडार है और आप तो अनेक कार्यक्रमों में उसकी चर्चा करवाते भी रहते हैं। उस पर ईमानदारी के साथ में अध्ययन और अन्वेषण करना और उसको अद्यतन बनाना, लेटेस्ट बनाना, उनकी दृष्टि तो प्योर व्यापारिक रहती है। वो उसमें से उनका व्यापार कैसे चले और कैसे चलता रहे, इसलिए दुनिया के देशों का शोषण करते हैं। इसलिए अमेरिकन बोलते हैं ना कि मॉरलिटी इज ए गुड इकोनॉमिक पॉलिसी, यानी उनके लिए मॉरलिटी क्यों चाहिए? इकोनॉमी को बढ़ाए तो मॉरलिटी चाहिए। बिल्कुल। यूरोप कैसा बोलता है? मॉरलिटी इज ए गुड पॉलिसी, उनके लिए पॉलिसी है। भारत कैसा बोलता है? मॉरलिटी और एथिक्स नॉट ए पॉलिसी बट इट इज ए प्रिंसिपल। ये श्रद्धा का विश्वास है बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसलिए उस षड्यंत्र में न फंस करके हमको अपने देश, हमारे देश की जनसंख्या के कारण से डरने की जरूरत नहीं। इसमें एक और षड्यंत्र है। जनसंख्या एक सीमा से अधिक कम हो गई तो समाज समाप्त हो जाएगा। जापान में क्या समस्या खड़ी होगी? यही हो गई ना। चाइना भी उस समस्या से जूझ रहा, वन चाइल्ड नॉर्म लाए, बदल रहे हैं वो। बिल्कुल। जापान तो इंसेंटिव दे रहा है क्योंकि एक प्रोपोर्शन में जनसंख्या बढ़ेगा तभी समाज चिरंजीवी बनेगा। भारतीय समाज को नष्ट करने के लिए ये पॉपुलेशन पॉलिसी का और इस प्रकार का इसलिए हमने 2 बच्चों की बात की, 1 बच्चों की बात नहीं की, क्योंकि समाज में ये भाव बना रहे। एक अंतिम प्रश्न, आजकल ऐसी मोमेंट विश्व में चल रही है, आम आदमी तो उससे ज़्यादा सजग नहीं है, लेकिन एक वन करेंसी, वन नेशन, कोई सीमा नहीं, वन कल्चर, सब कुछ वन। ऐसे में क्या भारतीय दृष्टि कहती है, क्योंकि ये इसमें पर्यावरण, प्रकृति और ब्रह्मांड भी आता है? मैं तो इसका कभी भी पक्षधर नहीं रहा। मैं तो कभी भी इसका पक्षधर नहीं रहा हूं, क्योंकि हमारे यहाँ तो भारतीय संस्कृति का तो सिद्धांत है विविधता में एकता। विविधता संसार का सत्य और सौंदर्य दोनों है। हमारी जलवायु अलग अलग है, मिट्टी अलग अलग है, खान पान अलग अलग है। सारे देश को एक कैसा मान करके व्यवहार कर सकते हैं? वो नीति मूलतः है, गलत है। किसी इलाके में कौन सी चीज का उत्पादन होता है, किसी इलाके में कौन सी चीज का उत्पादन होता है, कहाँ का रीति रिवाज और परंपरा कैसी है और दूसरी जगह की रीति रिवाज। तो ये जो डाइवर्सिटी, इसका सम्मान होना चाहिए, एक ही काम होना चाहिए। डाइवर्सिटी के बीच में हम विभिन्नता न पैदा कर दें, संघर्ष में खड़ा न कर दें। उनके बीच में एकत्व का तत्व, जोड़ने वाले तत्व कैसा हो सकता है, इसका विचार करें। देश के किसी इलाके में अकाल है और दूसरे इलाके में हमारे पास में पर्याप्त अन्न है, तो हम उसको वहां भेजें। ये एकत्व का भाव। पर पूरे देश को एक जैसा ही मान करके हेजेमनी खड़ा कर लेना, वो तो हमारी भारतीय संस्कृति के विचार से मेल नहीं खाता। बिल्कुल, आपने समय निकाला और हम आपके आभारी तो है ही। सुदर्शन 15 वर्ष पूर्ण कर रहा है, आप क्या आशीर्वाद देंगे? मैं हमेशा सुदर्शन को अपने परिवार का ही अंग मानता हूँ और खास तौर से सुरेश चौहान जी के साथ में मेरे आत्मीय संबंध है। इसलिए मैं इस सारे अभियान की और ये श्रृंखला लंबी चले और सम्मान हासिल करे, इसके लिए मेरी शुभकामना और परमात्मा से प्रार्थना है कि वो आपको और आपके चैनल को आशीर्वाद दे और मुझे बुलाते रहे, ये भी प्रार्थना है। अब हमें लंबे समय तक मार्गदर्शन करते रहे, आपने समय निकालकर ये पूरा व्याख्यान दिया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। सुदर्शन के दर्शकों की तरफ से मैं आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूं। तो आज के इस व्याख्यान माला 15वीं व्याख्यान माला के पहले सूत्र में बजरंग लाल जी थे। कल रोज 5 बजे 15 अगस्त तक हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।
आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया। खट्टी मीठी बातें, मस्ती मुलाकातें, दिल में बसी